हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं नो विथ एमजे चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो आज दोस्तों हमारा एनसीईआरटी में सोशियोलॉजी का सेशन चल रहा है। इसमें मैंने पीछे भी 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं क्लास 11th के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन के। आज हमारा चौथा लेसन रहेगा संस्कृति तथा सामाजिकरण। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो ये काफ़ी आपको मदद करेगा। और जिनके पास बुक नहीं है या जो नहीं ले पा रहे हैं बुक मार्केट से, तो वो यहाँ के या इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड सभी विषयों को कवर किया जाता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। संस्कृति तथा सामाजिकरण, परिचय से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है, समाज की तरह संस्कृति शब्दों को भी बार बार तथा कभी कभी अस्पष्ट ढंग से प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। रोजमर्रा की बातों में संस्कृति कला तक सीमित है अथवा कुछ वर्गों या यहाँ तक कि देशों की जीवन शैली की तरफ संकेत करती है। समाजशास्त्री एवं मानव विज्ञानी उन सामाजिक संदर्भों का अध्ययन करते हैं जिसमें संस्कृति विद्यमान है। वे संस्कृति को अलग से लेकर इसके विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपको अनजानी जगह या प्रदेश का पता लगाने के लिए एक मानचित्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से समाज में व्यवहार करने के लिए आपको संस्कृति की आवश्यकता होती है। संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा तथा विकसित किया जाता है। किसी भी समूह की आपसी सामान्य समझ इसे अन्य से अलग करती है तथा इसे एक पहचान प्रदान करती है। लेकिन संस्कृति कभी भी परिष्कृत उत्पाद नहीं होती, ये सदा परिवर्तनशील तथा विकसित होती रहती है। इसके तत्व लगातार जुड़ते, घटते, विस्तृत, संकुचित तथा पुनः व्यवस्थित होते रहते हैं। इसके फलस्वरूप संस्कृतियाँ प्रक्रियात्मक इकाई के रूप में गतिशील रहती है। व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ विकसित करने तथा विभिन्न चिन्हों तथा संकेतों से वही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। अर्थ का सृजन सामाजिक सद्गुण है जिसे हम परिवारों, समूहों तथा समुदायों में अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर सीखते हैं। हम परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा साथियों के साथ विभिन्न सामाजिक परिवेशों में अंतःक्रिया द्वारा विभिन्न साधनों तथा तकनीकों के साथ साथ अभौतिक चिन्हों तथा संकेतों का प्रयोग करना सीखते हैं। इसमें से अधिकांश ज्ञान की जानकारी व्यवस्थित ढंग से मौखिक रूप से या किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई अंतःक्रिया पर ध्यान दें कि कैसे शब्द तथा चेहरे के हाव भाव बातचीत में अर्थ संप्रेषित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ बता रहा है, एक कहानी दे रहा है कि किस प्रकार सांस्कृतिक के हिसाब से हमारे चेहरों के हाव भाव चेंज होते हैं। तो यहाँ देखिए, ठीक है, बोल रहा है, यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, इंदिरा नगर, यहाँ वह क्रिया जिससे प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है वह आंखों के संकेतन में निहित है। बारथिरा, या क्या आप चलेंगे? यदि प्रश्न का उत्तर हाँ हुआ तो चालक अपना सिर पिछली सीट की ओर हिला देगा। यदि ना हुआ, जैसा कि अक्सर होता है और प्रत्येक बेंगलोर वासी जानता है, तो वह चला जाएगा, या वह मुंह बनाएगा जैसे कि उसने कोई गलत शब्द सुन लिया हो, या मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाएगा जैसे कि वह खेद व्यक्त कर रहा हो। यह उस क्षण की स्थिति के अनुसार होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस सीखने की प्रक्रिया से हमें समाज में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता मिलती है। आप अब पहले ही परिस्थिति एवं भूमिकाओं के बारे में जान चुके हैं। परिवार में हम प्रारंभिक सामाजिकरण को सीखते हैं, जबकि स्कूल तथा अन्य संस्थाओं में द्वितीयक सामाजिकरण होता है। इस बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सेकंड में है विविध परिवेश विभिन्न संस्कृतियाँ। अब जैसा जैसा परिवेश रहेगा उस हिसाब से संस्कृति रहेगी। तो ये देखें क्या बोल रहा है, मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों जैसे पहाड़ों तथा मैदानों, जंगलों तथा स्वच्छ स्थलों, रेगिस्तानों तथा नदी घाटियों, द्वीपों तथा मुख्य भूमि में रहते हैं। वह विभिन्न सामाजिक स्थानों जैसे कि गाँव, कस्बों तथा शहरों में भी रहते हैं।
विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक तथा सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति विभिन्न नीतियाँ अपनाते हैं। इससे जीवन जीने के विभिन्न तरीकों या संस्कृतियों का विकास होता है। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ पिक्स दिखाए हुए हैं कि अलग अलग जगह पे, जैसे रेगिस्तान के एरिया में अलग उनका संस्कृति, उनका रहन सहन होता है। फिर पठारी एरिया में जहाँ पे इस तरीके से पहाड़ हैं, बर्फ़ हैं शायद, तो यहाँ पे अलग उनका एरिया रहेगा। ये देखिए केरल का सीन दिखाया हुआ है, जहाँ पे खूब सारा मतलब लोग, ये किसी प्रकार का त्यौहार है जहाँ पे लोग ये नाव में बैठ के नाव चलाते हैं, प्रसिद्ध त्यौहार है कोई, तो वही सब है। जगह जगह के हिसाब से अलग अलग संस्कृति और अलग अलग कर्तव्य उन लोग का रहता है। फिर बोल रहा है भारत में तमिलनाडु तथा केरल के समुद्री किनारों के साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों को प्रभावित करने वाले 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के विध्वंस के दौरान अपनाई गई सुरक्षा की तकनीकों में विषमताएं इसका प्रमाण थी। मुख्य भूमि तथा द्वीपों के लोग अपेक्षाकृत आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। इन द्वीपों के मछुआरे तथा सेवा कार्मिक सचेत नहीं थे तथा इन्होंने अत्यधिक विध्वंस को सहन किया है और इनमें अनेक लोगों ने जान गंवाई। दूसरी ओर द्वीपों में रहने वाली आदिम जनजातियों ने, जैसे कि ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी और सोम्पेन, जिनकी आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच नहीं है, अपनी अनुभवी जानकारी के आधार पर आपदा का पूर्वानुमान लगा लिया तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर अपना बचाव कर लिया। इससे पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी तक पहुंच होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति से बेहतर नहीं हो जाती। अतः संस्कृतियों को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु प्रकृति द्वारा आरोपित दबाव का सामना करने की इनकी पर्याप्त या अपर्याप्त योग्यता के आधार पर इन्हें जांचा जरूर जा सकता है। अब इधर कुछ क्रियाकलाप बता रहा, बोल रहा है अपने क्षेत्र के अतिरिक्त कम से कम किसी एक क्षेत्र के बारे में पता लगाएं कि प्राकृतिक वातावरण, खाने पीने की आदतों, निवास के प्रतिमान, कपड़ों तथा देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका कैसे प्रभावित करता है। तो आप पता कर सकते हैं और आप जानते भी हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत की परिभाषा क्या बता रहा है। बोल रहा है सामान्यतया संस्कृति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। यह परिष्कृत रुचि लोगों को असांस्कृतिक आम व्यक्तियों से अलग करने के लिए रखी गई थी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हम स्वयं चाय के स्थान पर कॉफ़ी को प्राथमिकता देते हैं। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि संस्कृति में बदलाव आती जा रही है धीरे धीरे। पहले हम लोग उस संस्कृति को फॉलो करते थे, लेकिन उसी में कुछ न कुछ नया मतलब समय के साथ साथ जोड़ते जा रहे हैं। वही एग्जाम्पल दे रहा है कि पहले हम लोग चाय बहुत लोग पीते थे, फिर उसके बाद लोग कॉफ़ी पे आ गए, तो वही चीज़ बता रहा है। फिर बोल रहा है क्रियाकलाप। भारतीय भाषाओं में संस्कृति शब्द के समतुल्य शब्दों की पहचान कीजिए, वे किस प्रकार से संबंधित हैं, तो पहचान कीजिएगा दोस्तों आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्री संस्कृति को व्यक्तियों में विभेद करने वाला साधन नहीं मानते, परंतु जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास करती है। अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टायलर संस्कृति की एक पूर्व मानव विज्ञानीय परिभाषा देते हैं। बोलते हैं कि संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक निजातीय अर्थ में एक जटिल समग्र है, जिनमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। तो ये टायलर ने बताया था कि इसमें कला, आस्था, नैतिकता, कानून आदि ये सब क्या है, संस्कृत में शामिल है। ये देखिए, चर्चा कीजिएगा किस तरह की जीवन शैली को दर्शाता है। ये तो इस शहरी जीवन शैली को दिखा रहा है, जहाँ पर लोग अर्बन, एक तरह से कह सकते हैं वेस्ट वाली शैली, क्या कहते हैं, पश्चिमी रीतियाँ जो कि अमेरिका से आई हुई है, तो वो बता रहा है। तो आइए देखें फिर रूप में तुलनात्मक महत्व दिया गया है। इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेष के पानी को लोगों द्वारा पवित्र माने जाने का उदाहरण दिया है। क्या आपने मैलिनोव्स्की की परिभाषा में कोई ऐसी चीज़ देखी है जो टायलर की परिभाषा में नहीं है? कला के अतिरिक्त टायलर द्वारा सूचीबद्ध की गई सभी वस्तुएं अभौतिक हैं। इसका कारण यह नहीं है कि टायलर ने स्वयं कभी भी भौतिक संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वह संग्रहालय के अध्यक्ष थे तथा मानव विज्ञान पर उनके अधिकांश लेख विश्व के विभिन्न समाजों को कलाकृतियों तथा औजारों की जांच पड़ताल पर आधारित है।
जहाँ की इन्होंने कभी कोई यात्रा नहीं की थी। अब हम संस्कृति के बारे में उनकी परिभाषा को इसके अति सूक्ष्म तथा अमूर्त आयामों पर आधारित एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं, ताकि उनके अध्ययन में शामिल समाजों के बारे में व्यापक समझ प्राप्त की जा सके। मैलिनोवस्की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर फंस गए थे। तब उन्होंने इस बात की खोज की कि जिस समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ लंबी अवधि तक रहना कितना महत्वपूर्ण है। इसने आगे चलकर क्षेत्रीय कार्य की परंपरा की स्थापना की, जिसके बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। फिर बोल रहा है, मानव विज्ञानी अध्ययनों में संस्कृति की बहुल परिभाषाओं ने अल्फ्रेड क्रोबर तथा क्लाइड क्लूखोन संयुक्त राज्य के मानव विज्ञानी को 1952 में एक व्यापक सर्वेक्षण कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिफिनिशंस उसके बाद पाएंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या बोला। संस्कृति सोचने, अनुभव करने, विश्वास करने का एक तरीका है, लोगों के जीवन का एक संपूर्ण तरीका है। फिर व्यवहार का सारांश है, सीखा हुआ व्यवहार है, सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है। सामाजिक धरोहर है, जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानव की दिशाओं का एक सामुच्य है। फिर क्या बोल रहा है, व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण के हेतु एक साधन है। अब बोल रहा है कि हालांकि यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग कैसे किया है, तो अर्थों के बदलाव में पाएंगे। पहली परिभाषा मानसिक तरीकों की बात करती है, जबकि दूसरी जीवन के संपूर्ण तरीके की बात करती है। घ और अंग और च परिभाषाओं में संस्कृति उस पक्ष पर बल दिया गया है जो समूहों में तथा पीढ़ियों में आपस में बांटी जाती है तथा हस्तांतरित होती रहती है। अंतिम दो परिभाषाओं में पहली बार संस्कृति को व्यवहार निर्देशित करने के साधन के रूप में दर्शाया गया है। फिर बोल रहा है, संस्कृति शब्द वाले उन वाक्यों की सूची बनाएं जो आपने सुने हो। अपने मित्रों तथा परिवार से संस्कृति का अर्थ पूछिए। संस्कृति के बीच अंतर के लिए उनके मानदंड क्या है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया था। फिर डिफिनियंस यहाँ से होगा। डिफिनियंस के प्रकाशन में मदद की। सर्वेक्षण में दी गई परिभाषा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, इसको फिर से यहाँ से पढ़ना था मुझे, मेरे गलती से उधर चला गया। तो प्रकाशन मदद की। सर्वेक्षण में दी गई विभिन्न परिभाषाओं के कुछ प्रतिदर्श रूप दिए जा रहे हैं, जैसे कौन कौन से हैं। इन परिभाषाओं की तुलना यह देखने के लिए करें कि इनमें कौन सी परिभाषा या परिभाषाओं का समुच्चय आपको सबसे ज़्यादा संतोषजनक लगता है। आप शायद सबसे पहले बार बार प्रयुक्त शब्द, तरीका, सीखना तथा व्यवहार को पाएंगे। हालांकि यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग कैसे किया है, तो अर्थों के बदलाव को पाएंगे। पहली परिभाषा मानसिक तरीकों की बात करती है, जबकि दूसरी जीवन के संपूर्ण तरीके की बात करती है। घ अंग च परिभाषाओं में संस्कृति के उस पक्ष पर बल दिया गया है जो समूहों तथा पीढ़ियों में आपस में बांटी जाती है तथा हस्तांतरित होती रहती है। अंतिम दो परिभाषाओं में पहली बार संस्कृति को व्यवहार निर्देशित करने के साधन के रूप में दर्शाया गया है। संस्कृति शब्द वाले उन वाक्यों की सूची बनाएं जो आपने सुने हो। अपने मित्रों तथा परिवार से सांस्कृतिक का अर्थ पूछिए। संस्कृतियों के बीच अंतर के लिए उनके मानदंड क्या है। अब आइए जानते हैं संस्कृति के आयाम। संस्कृति के 3 आयाम प्रचलित है। पहला संज्ञात्मक, इसका संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया को सीखने से है। अब अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के कार्टून की पहचान करना, ये सब किस में आएगा। आज्ञा क्या था, संज्ञात्मक। दूसरा है मानकीय। मानकीय में इसका संबंध आचरण के नियमों से है। अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना, निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन, ये सब क्या होगा, मानकीय संस्कृति। और भौतिक संस्कृति, इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल है, जैसे भौतिक पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी शामिल है। उदाहरण के लिए इसमें इंटरनेट, चैटिंग, जमीन पर कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का उपयोग शामिल है। आपको ऐसा लग सकता है कि भौतिक संस्कृति विशेष रूप में कला के बारे में हमारी समझ संज्ञानात्मक तथा मानकीय क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त किए बिना अधूरी है। यह सही है कि सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी विकासशील समझ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी से बनेगी, परंतु हम पाएंगे कि एक समुदाय में जहाँ कुछ लोगों को साक्षरता की संज्ञानात्मक निपुणता प्राप्त है, वहाँ वास्तव में निजी पत्र अन्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जाना या
पढ़ा जाना एक नियम सा बन गया है, परंतु जैसा कि हम नीचे पाएंगे, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराता है। अब आइए देखते हैं संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी बातें हैं। क्या बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष की पहचान इसी संस्कृति के भौतिक पक्ष जो कि वास्तविक या दिखाई देने वालों या सुनाई देने वाले हैं, तथा इसके मानकी पक्ष जो कि सुस्पष्ट दिए गए हैं की पहचान करने की तुलना में कठिन होता है। संज्ञान का संबंध समझ से है। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं। साक्षर समाजों में विचार किताबों तथा दस्तावेजों में दिए हैं जो होते हैं, जो पुस्तकालयों, संस्थाओं या संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती है, परंतु निरक्षर समाजों में दंत कथाएँ या जनश्रुतियाँ याददाश्त में रहती हैं तथा मौखिक रूप में हस्तांतरित की जाती है। वहाँ मौखिक परंपरा के विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें अनुष्ठानों या उत्सवों के अवसर पर यह सब सुनने तथा याद रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए विचार करें कि लेखन कैसे कला के उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित कर सकता है। वाल्टर रंग ने अपनी प्रभावी पुस्तक ओरेलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है, जो यह बताता है कि लगभग 3000 विद्यमान भाषाओं में केवल 78 में साहित्य उपलब्ध है। ओंग सुझाव देते हैं कि अलिखित सामग्री की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। इसे याद रखने हेतु आसान बनाने के लिए इसमें शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। किसी भी अनजानी संस्कृति के लिखित विवरण के पाठकों की तुलना में मौखिक क्रिया को श्रोता आसानी से ग्रहण करता तथा समझता है। मूल पाठ को जब लिखा जाता है तो वह विस्तारित हो जाती है। ठीक है, ऐतिहासिक तौर पर हमारे जैसे समाजों में साक्षरता केवल अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को ही उपलब्ध हुई है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों का प्रायः इस बात की खोज से सरोकार रहा है कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया हो, उनके जीवन के लिए साक्षरता को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। इससे अप्रत्याशित उत्तर भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि एक सब्जी विक्रेता पूछता है कि उसको वर्ण अक्षर जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह दिमाग से गणना कर सकता है कि उसके ग्राहक को उसे क्या देना है। ठीक है, फिर बोल रहा है समकालीन विश्व में हमें अत्यधिक रूप से लिखित श्रव्य एवं दृश्य रिकॉर्ड पर विश्वास करने की छूट देता है। तथापि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों को अभी भी उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को याद रखने के लिए कहा जाता है और इसे लिखने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। हमें अभी भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों, बहुविध माध्यमों, मोबाइल तथा इंटरनेट के प्रभाव को पूरी जानकारी नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि ये नई प्रणालियाँ हमारी एकाग्रता की अवधि तथा संज्ञानात्मक संस्कृति पर प्रभाव डालती है? बहुत बुरा प्रभाव डालती है, एकाग्रता पर तो बहुत ज़्यादा ही। चलिए, संस्कृति के मानकी पक्ष। संस्कृति पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियाँ तथा कानून शामिल हैं। यह मूल्य या नियम ही हैं जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप हम प्रायः सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं क्योंकि हम वैसा करने के आदी होते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियाँ होती हैं जो कि अनुरूपता को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक नियंत्रण के बारे में हम पहले ही अध्याय 2 में चर्चा कर चुके हैं। मानदंड अस्पष्ट नियम है जबकि कानून स्पष्ट नियम है। फ्रेंच समाजशास्त्री पियरे बोर्दियू ने हमें याद दिलाया है कि जब हम किसी अन्य संस्कृति के मानकों को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनमें कुछ अस्पष्ट आपसी समझ होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उसे दी गई किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है तो उसे उसी तत्परता से वापसी उपहार नहीं देना चाहिए, अन्यथा ऐसा दिखाई देगा कि वह मित्रवत व्यवहार के स्थान पर अपना ऋण अदा कर रहा है। सही बात है दोस्तों, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उस गिफ्ट को लेकर अगले दिन उसका बर्थडे तो उसी गिफ्ट को आप थमा देते हो, तो वो क्या होता है, एक तरीके से ऋण चुकाना कहलाएगा। तो वो व्यवहार में बता रहा है। फिर बोल रहा है कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृति है जिसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए। कानून स्पष्ट होते हैं, ये पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा हो सकती है। यदि आपके घर में बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं है तो यह एक मानक है। यह केवल आपके परिवार के लिए है तब तथा सभी परिवारों पर लागू नहीं हो सकता। हालांकि यदि आपको किसी दूसरे के घर से सोने की चेन चुराते हुए पकड़ा जाए तो आपने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत निजी संपत्ति के कानून का उल्लंघन किया है तथा इसके लिए आपको जांच के बाद सजा के रूप में जेल भेजा जा सकता है।
तो ये अलग अलग व्यवहार बता रहा है दोस्तों सांस्कृतिक के, जहाँ पर ये उसने समझाया एग्जाम्पल देके कि अगर कोई बच्चा को ये बोला जाता है कि तुम 6 बजे के बाद अंदर आ जाना, नहीं जाना है घूमने, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक मानक हो जाएगा, एक मतलब एक समय सीमा निर्धारित हो जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते, इसके बाद यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी घर पे जाके चोरी करता है या फिर डकैती करता है या फिर खून करता है, तो क्या हो जाएगा, कानून का उल्लंघन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को दो चीज़ें देखने को मिली, दो व्यवहार। पहला व्यवहार जो घर के अंदर होता है या घर के रूप में होता है, और दूसरा जो होता है वो सामाजिक रूप में होता है, जो सार्वभौम होता है, वो हर जगह मान्य होता है। अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो सबके लिए समान नियम लागू होता है। तो आइए देखते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। कानून जो राज्य की सत्ता से बनते हैं वे स्वीकार्य व्यवहार की सबसे अधिक औपचारिक परिभाषा है, जहाँ विभिन्न स्कूल विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मानक बनाते हैं। वही कानून उन सभी पर लागू होता है जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कानून सभी के ऊपर समान लागू होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। कानून के विपरीत मानक परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। समाज के प्रभुत्वशाली हिस्से प्रभुता वाले मानक लागू करते हैं। अक्सर ये मानक भेदभावपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे मानक जो दलितों को समान कुएं या यहाँ तक कि पानी के समान स्रोत से पानी पीने की या औरतों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की अनुमति नहीं देते हैं। अब देखते हैं भौतिक पक्ष कौन कौन से इसके। अभी तक तो हम लोगों ने संज्ञात्मक पक्ष देखा, संज्ञात्मक था कि कौन सा था, सॉरी मानकी था, अब भौतिक आ गया। कहाँ गया, कहाँ गए भाई, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं संस्कृति के भौतिक पक्ष कौन कौन से क्या है। भौतिक पक्ष औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों तथा यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन तथा संप्रेषण के उपकरणों से संदर्भित है। नगरीय क्षेत्रों में चालित फोन, वादक यंत्रों, कारों तथा बसों, एटीएम, स्वतः गणक मशीनों, रेफ्रिजरेटरों तथा संगणकों का दैनिक जीवन में व्यापक प्रयोग तकनीक पर निर्भरता को दर्शाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांजिस्टर, रेडियो का प्रयोग या उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से पानी ऊपर उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर पंपों का प्रयोग तकनीकी उपकरणों को अपनाए जाने को दर्शाता है। सारांश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भौतिक आ गया। भौतिक संस्कृति में वही सब आएगा जो समाज से रिलेटेड होगा, जो दैनिक जीवन से रिलेटेड होगा, जो आप करोगे। अब भौतिक है तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको सुख सुविधाएं जो हैं हमारे बिजली से चलित स्वचालित मशीनें ये सब आएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक सांस्कृतिक हो जाएगा। ये बोला सारांश में सांस्कृतिक के दो सैद्धांतिक आयाम हैं, भौतिक तथा अभौतिक। जहाँ संज्ञानात्मक तथा मानकी पक्ष अभौतिक है, वहीं भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति के एकीकृत कार्यों हेतु भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, परंतु जब भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं तो मूल्यों तथा मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं। इससे संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब जब अभौतिक आयाम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बैठाने में असक्षम हो तब। ठीक है। अब संस्कृति तथा पहचान, किस प्रकार पहचान किया जाएगा वो इसके बारे में बताएगा। बोल रहा है पहचान विरासत में नहीं मिलती, अपितु यह व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है। व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही पहचान प्रदान करती है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही भूमिकाएं अदा करता है। उदाहरण के लिए परिवार में व्यक्ति माता पिता या एक बच्चा हो सकता है, परंतु प्रत्येक विशेष भूमिका के लिए निश्चित उत्तरदायित्व तथा शक्तियाँ होती हैं। भूमिकाओं को प्रभावी बनाना पर्याप्त नहीं होता, इन्हें पहचान तथा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा प्राय भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को मान्यता देकर किया जा सकता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के पास अपने अध्यापकों, अन्य विद्यार्थियों तथा कक्षा में प्रदर्शनों का उल्लेख करने का अपना तरीका होता है। इस भाषा के सृजन द्वारा इसमें कुछ कूट अर्थ भी होते हैं। वे अर्थों और उनके महत्व का अपना संसार बनाते हैं। स्त्रियां भी अपनी भाषा बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके द्वारा वे अपना निजी समय प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों के नियंत्रण से बाहर है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब में स्नान करते समय तथा नगरीय क्षेत्रों में छतों पर कपड़े सुखाते समय एकत्रित होकर। किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि सम्राट तथा कामगार वर्ग के युवा,
उप संस्कृतियों की पहचान शैली, रुचि तथा संघ से होती है। किसी विशेष उप संस्कृति की पहचान उनकी भाषा, कपड़ों, संगति के विशेष प्रकार के प्रति प्राथमिकता या उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं के प्रकार से की जा सकती है। उप संस्कृति समूह एक संबंध इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो समूह के सदस्यों को पहचान देता है। ऐसे समूहों में नेता तथा अनुयायी हो सकते हैं, परंतु समूह के सदस्य समूह के उद्देश्यों से वचनबद्ध होते हैं तथा इकट्ठे होकर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण क्या बता रहा है कि उदाहरण के लिए आस पास पड़ोस के युवा सदस्य क्लब बना सकते हैं ताकि अपने आप को खेलों तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जा सके। ऐसे कार्यों से सदस्यों की समाज में सकारात्मक छवि बनती है। इससे सदस्यों को अपनी छवि सकारात्मक बनाने में भी सहायता सकारात्मक बनाने में ही सहायता नहीं मिलती है, अपितु इससे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा भी मिलती है। समूह के रूप में उनकी पहचान में रूपांतरण होता है। समूह अपने को अन्य समूहों को अलग करने में सक्षम है और इस तरह आस पड़ोस में स्वीकृति तथा मान्यता द्वारा अपनी पहचान बनाता है। अब आता है नृजाति केंद्रवाद। नृजाति केंद्रवाद क्या है? जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी नृजाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। नृजाति केंद्रवाद से अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों का मानदंड या मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया तथा उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं तथा मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। हम अध्याय 1 तथा अध्याय 3 विशेष रूप से धर्म पर हुई चर्चा में देख चुके हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार एक अनुभविक शास्त्र है, न कि मानकीय। नृजाति केंद्रवाद की तुलनाओं में निहित सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना उपनिवेशवाद की स्थितियों में स्पष्ट दिखाई देती है। थॉमस बॉबिंगटन मैकाले के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा 1835 के प्रसिद्ध विवरण में नृजाति का उदाहरण दिया गया, जब वे कहते हैं, हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच द्विभाषियों का कार्य करें। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो खून तथा रंग में भारतीय हो परंतु रुचि विचार में नैतिकता तथा प्रतिभा में अंग्रेज हो। वही नृजाति केंद्रवाद विश्व नागरिकतावाद के विपरीत है, जो कि अन्य संस्कृतियों को अनेक अंतर के कारण महत्व देती है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों तथा आस्थाओं के अनुसार नहीं करता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को मानता तथा इन्हें अपने अंदर समायोजित करता है तथा एक दूसरे की संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए सांस्कृतिक विनिमय तथा लेनदेन को बढ़ावा देता है। विदेशी शब्दों को लगातार अपनी शब्दावली में शामिल करके अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का मुख्य साधन बनकर उभरी है, परंतु हिंदी फिल्मों के संगीत की लोकप्रियता को पाश्चात्य पॉप संगीत तथा साथ ही भारतीय लोकगीतों की विभिन्न परंपराओं तथा भांगड़ा और गजल जैसे अर्धशास्त्रीय संगीत से ली गई देन का परिणाम मान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बता रहा है किस प्रकार से नृजातिवाद जो है नृजाति केंद्रवाद जो है संस्कृत वो मिला जुला रूप है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देकर बताया कि जब ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, तो बीच में जब उन दोनों के बीच एक समायोजन करना था, मतलब मेल जोल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, नृजातिवाद केंद्र का उपयोग किया था। नृजाति केंद्रवाद का उपयोग किया था, जिसके अंतर्गत ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो कि खून और निवास से इंडियन है, लेकिन उसके मानसिक विचार जो हैं वो अंग्रेजों से मिलते जुलते हों और भारतीय से भी मिलते जुलते हों, तो उनका संस्कृति जो व्यक्ति एक तरह से आसान भाषा में जो व्यक्ति दूसरों का सांस्कृतिक अपनाए और सभी संस्कृति को समान रूप से प्रयोग करे, तो वही क्या हो जाएगा, नृजाति केंद्रवाद हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रशंसक होता है तथा बाहर से पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता, परंतु ऐसे सभी प्रभाव को सदैव इस प्रकार शामिल किया जाता है कि ये देशीय संस्कृति के तत्वों के साथ मिल सकें। विदेशी शब्दों को शामिल करने के बावजूद अंग्रेजी अलग भाषा नहीं बन पाई और न ही हिंदी फिल्मों के संगीत ने अन्य जगहों से उधार लेने के बावजूद अपना स्वरूप खोया। विविध शैलियों, रूपों, स्वरावों तथा कलाकृतियों को शामिल करने में विश्वव्यापी संस्कृति को पहचान
प्राप्त होती है। आज सार्वभौमिक विश्व में जहाँ संचार के आधुनिक साधनों से संस्कृतियों के बीच अंतर कम हो रहे हैं, एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को विभिन्न प्रभाव द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। अब ये क्या बता रहा है, कह रहा है बॉक्स में दिए गए शब्दों को देखें, क्या आपने ये शब्द सुने हैं या बातचीत में कभी इनका प्रयोग किया है। अब आइए देखें कौन कौन से वर्ड है। इंग्लिश शीघ्र ही विश्व विजेता बनेगी। इंग्लिश मतलब यहाँ देखिए वो जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिलकर बोलते हैं हम लोग, तो वो इंग्लिश हो जाता है। तो वही बता रहा है प्रचलित कुछ इंग्लिश शब्दों में एयर डेस, ट्रेवल बाय एयर, चडीज यानी अंडर पैंट्स, चाय, इंडियन टी, करोड़, 10 मिलियन, डकैत, थीफ, देसी, लोकल, डिक्की, बूट, गोरा, वाइट पर्सन, जंगली, अनकाउथ, लाख, लंपट मतलब ठग, ऑप्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, प्रिपोन, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये सब वर्ड हैं कुछ। तो ये बोल रहा है कि फियांस या फियांसी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश में ऐसे अनेक शब्द या वाक्यांश शामिल हैं जिन्हें ब्रिटेन या अमेरिका वासी शायद आसानी से न समझ सकें। इनमें से कुछ अप्रचलित शब्द जैसे पक्का है, जो राज्य की स्मृति चिन्ह है। अन्य नवनिर्मित शब्द भी हैं जैसे टाइम पास, जिसका अर्थ है समय व्यतीत करना, समय व्यतीत करने के लिए कार्य करना। भारत में व्यवसाय करने को आकर्षित करने की सफलता ने हाल ही में एक नई प्रक्रिया को जन्म दिया है। वे व्यक्ति जो किसी कंपनी में के कर्मचारी न होकर भी भारत से उनके लिए कार्य करते हैं, उन्हें बैंगलोरड कहा जाता है। अब आइए सांस्कृतिक परिवर्तन देखने क्या है। सांस्कृतिक परिवर्तन वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी सांस्कृतिक प्रतिमानों को बदलता है। परिवर्तन के लिए प्रेरणा आंतरिक या बाहरी हो सकता है। उदाहरण के लिए आंतरिक कारणों में कृषि या खेती करने की नई पद्धतियाँ कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है, जिससे खाद्य उपभोक्ता की प्रकृति तथा कृषक समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। दूसरी तरफ बाहरी हस्तक्षेप जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकते हैं, जिससे एक समाज के सांस्कृतिक आचरण तथा व्यवहार में गहरे परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन अन्य संस्कृतियों से संपर्क या अनुकूल की प्रक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण या परिस्थितिकी में परिवर्तन से लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। जब जंगलों में रहने वाले समुदायों को जंगलों तक जाने तथा इसकी उपज से कानूनी प्रतिबंधों के कारण या जंगलों के समाप्त होने के कारण रोका जाएगा, तो इसके निवासियों तथा उनकी जीवन शैली पर अनेक विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में भी रहने वाले जनजाति समुदायों पर जंगली संसाधनों में कमी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। विकासात्मक परिवर्तनों के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं। जब किसी संस्कृति में तीव्रता से बदलता आता है और इसके मूल्यों तथा अर्थकारी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तभी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज या पारिस्थितिकी रूपांतरण के कारण हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने फ्रांसीसी समाज में श्रेणी क्रमता की स्टेट व्यवस्था को नष्ट किया, राजतंत्र को समाप्त किया तथा अपने नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के मूल्यों को जागृत किया। जब कोई अलग समझ प्रचलित होती है तो संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। हाल के वर्षों में प्रचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तथा मुद्रण दोनों में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि प्रचार तंत्र ने विकासात्मक या क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं? राइट। अब हम संस्कृति के विभिन्न आयामों से परिचित हैं। व्यक्ति तथा समाज के बीच की पारंपरिक क्रिया, जिससे हमने अध्याय 1 में शुरुआत की थी, के बिंदु पर वापस आने के लिए अब हम सामाजिकरण की कल्पना की ओर चलते हैं। अब देखते हैं फिर से सामाजिकरण। इसका दोस्तों वर्णन चैप्टर नंबर 1 में हो गया। मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी वो वही चीज़ समझाने वाला है, तो मोटा मोटी आप यहाँ पे भी देख ही सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि मेरा विश्वास है कि हमारे चारों तरफ की सभी वस्तुएं संपूर्ण जीवन में शामिल है, जैसे पौधे, पशु, अतिथि, पर्व, उत्सव, लड़ाइयाँ, मित्रता, सहचार्य, भेदभाव, घृणा, ये सभी तथा इससे ज़्यादा वस्तुएं एक ही स्थान मेरे घर में उपलब्ध थीं। यद्यपि तब कभी कभी जीवन जटिल दिखाई देता था, अब मैं समझती हूँ कि यह कितना उत्कृष्ट था। मैं ऐसे बचपन की आभारी हूँ, शायद कि मैंने कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति को देखा हो। मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस सब की
संपूर्णता को समझ सकती हूँ। वैदेही ने अपने लेटर में 1945 में अपने एक काव्य में लिखा हुआ था, काव्य नहीं कह सकते हैं, मतलब कोई कहानी में था, वो उन्होंने इसको लिखा था। जन्म के समय बच्चा, जिसे हम समाज कहते हैं, सामाजिक व्यवहार, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह केवल भौतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता, अपितु अच्छे या बुरे लड़के लड़की से क्या तात्पर्य है यह भी सीखता है। वह जानता है कि किस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा होगी तथा किस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं मिलेगी। सामाजिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा असहाय शिशु धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। वह आत्म जागरूक बनता है जो उस संस्कृति के तरीकों के बारे में भली भांति जानता है जिसमें वह जन्म लेता है। वास्तव में सामाजिकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप सामाजिकरण अगर आपका नहीं होगा तो आप नहीं जान पाओगे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे उठना बैठना है, समाज में किस प्रकार रहना है। अगर आप ये सब नहीं जानोगे तो आप एक तरीके से कुछ नहीं कर पाओगे, आप मानव होकर भी आप जानवर कहलाओगे। चलिए आगे देखें क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है आप में से अधिकतर ने मदीनापुर के भेड़ियों के बच्चे की कहानी सुनी होगी। सन 1920 में बंगाल में भेड़ियों की गुफा में 2 वर्ष की 2 बच्चियां पाई गई थीं। वे पशुओं की तरह चारों पैर पर चलती थीं, कच्चा मांस खाना पसंद करती थीं, भेड़ियों की तरह चिल्लाती थीं तथा कोई भी भाषा नहीं जानती थीं। ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारियाँ विश्व के अन्य भागों से भी प्राप्त हुई है। हम अब तक सामाजिकरण तथा नवजात शिशु के बारे में बात कर रहे थे, परंतु बच्चे का जन्म उसके जीवन को भी बदल देता है, जो उसके पालन पोषण के लिए उत्तरदायी है। वे भी नए नए अनुभव को सीखते हैं। दादा दादी तथा माता पिता बनने पर नए नए क्रियाकलापों तथा अनुभव से गुजरना होता है। बुजुर्ग व्यक्ति दादा दादी बनकर भी माता पिता ही रहते हैं। वास्तव में संबंधों को आगे बढ़ाने वाला संबंधों का यह समुच्चय विभिन्न पीढ़ियों को आपस में जोड़ता है। इसी तरह से युवा बच्चे का जीवन सहोदर भाई या बहन के जन्म से बदल जाता है। सामाजिक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में घटित होती है, जिसे प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। द्वितीयक समाजीकरण एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि समाजीकरण का प्रत्येक व्यक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, परंतु यह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह से नहीं है जिसमें शिशु अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रभाव को बिना किसी विरोध के ग्रहण करता है। नवजात शिशु भी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। नवजात शिशु जाहिर सी बात है अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा या कहेगा, ठीक है। जब भी भूख लगे तो वो चिल्लाएगा तथा तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक उसकी देखभाल करने वाला कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि शिशु के जन्म से परिवार की सामान्य दैनिक क्रियाएं किस प्रकार पूर्ण रूप से पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं। आपको पहले ही परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक नियंत्रण समूहों तथा सामाजिक स्तरीकरण की संकल्पनाओं से अवगत कराया जा चुका है, जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में है। आप यह भी जान चुके हैं कि सांस्कृतिक मानक तथा मूल्य क्या हैं, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। इन सभी संकल्पनाओं से यह जानने में सहायता मिलती है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है। प्रथम दृष्टि में एक बच्चा परिवार का सदस्य होता है, परंतु वह एक बड़े नातेदार समूह, बिरादरी, खानदान, गोत्र आदि का भी सदस्य होता है, जिसमें भाई बहन, माता पिता के अन्य संबंधी होते हैं। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वह मूल या विस्तृत परिवार हो सकता है। यह एक बड़े समाज जैसे कि एक जनजाति या उपजाति, गोत्र या एक बिरादरी, एक धर्म और भाषाई समूह का सदस्य भी हो सकता है। इन समूहों तथा संस्थाओं की सदस्यता प्रत्येक सदस्य पर कुछ विशेष व्यवहारिक मानक तथा मूल्य लागू करते हैं। इन सदस्यताओं के अनुसार कुछ भूमिकाएं भी निभानी होती हैं, जैसे कि एक पुत्र की, एक पुत्री की, एक पौत्र की या एक विद्यार्थी की। ये बहुविध भूमिकाएं हैं जिन्हें साथ साथ निभाया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो अपने पापा के लिए पुत्र होगा, स्कूलों के लिए वो विद्यार्थी होगा, अपने दादा के लिए वो पौत्र होगा, तो वो उसी प्रकार वो अलग अलग भूमिकाएं निभाएगा। इन समूहों के मानकों, मनोवृत्तियों, मूल्य, व्यवहारिक प्रतिमानों को सीखने की प्रक्रिया जीवन के प्रारंभ से शुरू होती है तथा जीवन पर्यंत चलती है। वे बोल रहा है कि वे बात बताएं जिनमें एक घरेलू नौकर का बच्चा अपने आप को उस बच्चे से अलग समझे जिसके परिवार में उसकी माँ काम करती है। साथ ही उन वस्तुओं के बारे में बताए जिन्हें वो आपस में बांट सकते हैं या बदल सकते हैं। प्रारंभ करने के लिए स्पष्ट है कि किसी के पास कपड़ों की खरीदारी है तो अधिक धन होगा, और दूसरा हो सकता है कि चुड़ियाँ ज़्यादा पहने, हो सकता है कि वो एक सीरियल देखते हो या एक तरह की फिल्म गाने सुनते हो सकता है कि वे एक दूसरे के लिए अलग अलग प्रकार की अवशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हो।
अब आपको कठिन क्षेत्रों के बारे में पता लगाना है, जैसे कि परिवार में, पड़ोस तथा गले में सुरक्षा की भावना के बारे में। तो इन सब के बारे में पता लगाइए आप कि उन किस प्रकार वो अलग अलग भिन्न भिन्न हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर इस तरह जीवन पर्यंत चलती है। अब क्या है, एक व्यक्ति एक गाँव में रहता है या शहर में, वह या किसी जनजाति से संबंधित है या जनजाति से संबंधित है, तो वह किस जनजाति से, इन सब के अनुसार एक समाज में विभिन्न जातियों, क्षेत्रों या सामाजिक वर्गों या धार्मिक समूहों में संबंधित विभिन्न परिवारों में मानदंड तथा मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह उस क्षेत्र पर आधारित होती है जिससे वह संबंध रखता है। वह भाषा के मौखिक रूप के नज़दीक है या मानक लिखित रूप के। यह परिवार तथा परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अब क्या बोला, सामाजिकरण के अभिकरण। बच्चे का सामाजिकरण उन अनेक अभिकरणों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनमें वह भाग लेता है, जैसे परिवार, स्कूल, समकक्षा समूह, आस पड़ोस, व्यावसायिक समूह तथा सामाजिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि। ठीक है। अब क्या है, क्रियाकलाप 7 भी है कि अपने विचार दी गई वस्तु के नीचे उपस्थित या अनुपस्थित है आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। स्वामित्व के हिसाब से टेलीविज़न, वादक यंत्र, जगह, आपका अपना कमरा, समय, घर के हिसाब से। तो वही बताइए कि कौन सा एरिया आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है। अब आते हैं परिवार पे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है दोस्तों, आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कवर करने का। चलिए, परिवार। चूँकि परिवार व्यवस्थाएं विस्तृत रूप में भिन्न होती हैं, अतः किसी भी तरह से शिशुओं के अनुभव विभिन्न संस्कृतियों में एक मानदंड के अनुसार नहीं होते। आप में से अनेक मूल परिवार में अपने माता पिता तथा भाई बहनों के साथ रहे होंगे, जबकि अन्य दूसरे विस्तृत पारिवारिक सदस्यों के साथ रह रहे होंगे। पहले मामले में माता पिता सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण हो सकते हैं, जबकि दूसरे मामले में दादा दादी, चाचा चचेरे भाई बहन यह ज़्यादा महत्व हो सकता है। चचेरे भाई बहन का ज़्यादा महत्व हो सकता है। एक समाज की समग्र संस्थाओं के परिवारों की स्थिति अलग अलग होती है। सबसे अधिक पारंपरिक समाजों में जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है वही उस व्यक्ति के पूरे जीवन की व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। यद्यपि जब इस प्रकार से जन्म पर सामाजिक स्थिति विरासत में प्राप्त नहीं होती हो, परिवार का क्षेत्र तथा सामाजिक वर्ग जिसमें वह जन्म लेता है सामाजिकरण के प्रतिमानों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। बच्चे अपने अपने माता पिता या पड़ोस या समुदाय से व्यावहारिक विशेषताओं के तरीकों को ग्रहण करते हैं। वास्तव में कुछ बच्चे सामान्यतः अपने माता पिता के दृष्टिकोण को बिना किसी विवाद के अपना लेते हैं। यह समकालीन विश्व में विशेष रूप से सही है, जहाँ परिवर्तन इतना अधिक व्यापक है। साथ ही सामाजिकरण के अभिकरणों में वर्तमान विविधता के फलस्वरूप बच्चों, किशोरों तथा माता पिता की पीढ़ियों के दृष्टिकोणों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जहां आपने पाया हो कि आपके द्वारा परिवार में सीखी गई कोई चीज़ आपके समकक्ष समूह या प्रचार माध्यम या स्कूल से भी अलग हो? अब देखते हैं समकक्ष समूह क्या है। समकक्ष समूह एक अन्य सामाजिकरण अभिकरण है। समकक्ष समूह समान आयु के बच्चों के मैत्री समूह होते हैं। कुछ संस्कृतियों में विशेषतः या कुछ छोटे पारंपरिक समाजों में समकक्ष समूह औपचारिक रूप से एक ही आयु श्रेणी के होते हैं। औपचारिक आयु श्रेणी के बिना भी 4 या 5 वर्ष की आयु के बच्चे सामान्यतः अपनी आयु के मित्रों के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। समकक्ष शब्द का अर्थ है समान, तथा युवा बच्चों के बीच मित्रता का आधार भी काफ़ी हद तक समानता ही होता है। एक प्रभावशाली या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा अन्य बच्चों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर सकता है, तथापि जैसा कि आप लोगों ने डोरेमोन में देखा होगा, जियान सबके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। तथापि पारिवारिक स्थितियों में विरासत में मिली निर्भरता की तुलना में समकक्ष समूहों में लेन देन अधिक होता है। अपनी शक्तियों के कारण माता पिता अपने बच्चों पर आचरण संहिता लागू करने विभिन्न मात्राओं में सफल होते हैं। इसके विपरीत समकक्ष समूहों में एक बच्चा विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं की खोज करता है, जिसके दायरे में व्यवहार के नियमों को जांचा जा सकता है तथा उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रायः समकक्ष संबंध व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। समान आयु के लोगों के अनौपचारिक समूह काम की जगह पर तथा अन्य संदर्भों में व्यक्ति की मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों को निर्धारित करने में प्रायः महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है विद्यालय। विद्यालय एक औपचारिक संगठन है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों की एक निश्चित पाठ्य चर्चा होती है, तथापि स्कूल भी एक हद तक सामाजिकरण के अभिकरण होते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। भारत तथा दक्षिणी अफ्रीका में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ लड़कों से कभी कभार
परंतु लड़कियों से हमेशा अपने कमरे साफ करने की आशा की जाती है। कुछ स्कूलों में इसके समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसके तहत लड़कों तथा लड़कियों से ऐसे काम करने को कहा जाता है जिनके बारे में सामान्यतः उनसे ऐसा नहीं की जाती। क्या आप ऐसे उदाहरण पर विचार कर सकते हैं जो दोनों प्रकार के प्रति प्रकाश डालते हों? चलिए, फिर आ रहा है जन माध्यम। क्या है? जन माध्यम हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि दूरदर्शन का विस्तार हो रहा है, मुद्रण माध्यम का महत्व भी लगातार बना हुआ है। भारत में 19वीं शताब्दी में मुद्रित माध्यम के आरंभिक वर्षों में भी अनेक भाषाओं में आचरण पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय थीं, जिनमें यह बताया जाता था कि महिलाएं एक अच्छी गृहिणी तथा अच्छी पत्नी कैसे बन सकती हैं। जन माध्यमों के द्वारा सूचना ज़्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे गांव में भी पहुंच सकता है जो न तो सड़कों द्वारा अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं और न ही वहां साक्षरता केंद्र स्थापित हुए हैं। बच्चों तथा बड़ों पर दूरदर्शन के प्रभाव पर अत्यधिक अनुसंधान किए गए हैं। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि बच्चों द्वारा टेलीविज़न देखने पर व्यय किया गया समय एक साल में लगभग 100 स्कूली दिवसों के समान है तथा इसमें बड़े भी पीछे नहीं हैं। ऐसे मात्रात्मक पक्षों के अतिरिक्त ऐसे अनुसंधान कार्य में जो अन्य परिणाम उभर कर सामने आते हैं वह सदैव निर्णायक नहीं होते हैं। टेलीविज़न के पर्दे पर हिंसा तथा बच्चों के बीच आक्रामक व्यवहार का संबंध अभी भी चर्चा का विषय है। यदि कोई व्यक्ति लोगों पर जन माध्यमों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकता, लेकिन प्रभाव की मात्रा, जानकारी तथा अपने क्षेत्र से दूरस्थ क्षेत्रों के अनुभव के बारे में पता लगाया जा सकता है। भारतीय दूरदर्शन के धारावाहिकों तथा फिल्मों के काफ़ी दर्शक नाइजीरिया, अफगानिस्तान तथा तिब्बत के प्रवासी हैं। महाभारत का अनुवाद करके ताशकंद में प्रसारित किया गया, परंतु इसे बिना अनुवाद के लंदन में उन बच्चों द्वारा देखा गया जो केवल अंग्रेजी बोलते थे। अन्य सामाजिकरण अभिकरण। दिए गए सामाजिकरण अभिकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य समूह या सामाजिक परिस्थितियां हैं जहां व्यक्ति अपने जीवन का काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां सामाजिकरण प्रक्रिया चलती है। यद्यपि ऐसा औद्योगिक समाजों में ही है जहां काफ़ी संख्या में लोग काम करने जाते हैं, अर्थात हर रोज घर से काफ़ी हद तक अलग अलग स्थानों पर कार्य करने के लिए जाना। पारंपरिक समुदायों में अनेक लोग अपने रहने के स्थान के निकट ही जमीन जोतते हैं या उनकी कार्यशालाएं उनके निवासी स्थानों में होती हैं। पृष्ठ संख्या 50 के चित्रों को देखें तो 50, अभी तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। फिर बोल रहा है सामाजिकरण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या है? यह शायद सही है कि सामान्य परिस्थितियों में सामाजिकरण लोगों को कभी भी अनुरूपता तक नहीं ला सकता। संघर्ष को अनेक कारण बढ़ावा देते हैं। सामाजिकरण के अभिकरणों, विद्यालय तथा घर तथा समकक्ष समूहों के बीच संघर्ष हो सकते हैं, तथापि जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम जन्म लेते हैं तथा परिपक्व होते हैं उसका हमारे व्यवहार पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है मानो हमारी किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इच्छा को छीन लिया गया हो। ऐसा विचार मूलतः गलत है। तथ्य यह है कि जन्म से मृत्यु तक हम अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रियाओं के द्वारा अपने व्यक्तित्व, अपने मूल्यों तथा अपने व्यवहार को निखारने में संलग्न रहते हैं। अतः सामाजिकरण भी हमारे व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता के मूल में से है। सामाजिकरण के दौरान हम में से प्रत्येक में स्वयं की पहचान की भावना तथा स्वतंत्र विचारों एवं कार्यों के लिए क्षमता विकसित होती है। अब यहाँ बोल रहा है सामाजिकरण का लिंगीकरण कैसे होता है। देखिए, हम लड़के गलियों का प्रयोग अनेक वस्तुओं के लिए करते हैं। एक स्थान की तरह जहाँ खड़े होकर आसपास देखते हैं, दौड़ने तथा खेलने के लिए, अपनी मोटरसाइकिलों में विभिन्न कर्तव्य करने के लिए। लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। जैसा कि हर समय देखते हैं, लड़कियों के लिए गलियाँ विद्यालयों से सीधे जाने के लिए हैं तथा गली के इस सीमित प्रयोग के लिए भी वे सदा झुंड में जाती हैं। शायद इसके पीछे में मौजूद छेड़खानी का भय है। सही बात है। दूसरा क्रियाकलाप आप बोल रहा है कि हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए। अगले पृष्ठ की विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा चर्चा कीजिए। क्या बोल रहा है? बड़ों के विरुद्ध लड़कियों के विद्रोह के व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंध क्या है? कस्बों तथा गाँव में संस्कृति के मानकीय आयाम कैसे अलग हैं? प्रदत्त परिस्थिति पर प्रश्न जिसके तहत पुजारी की बेटी को घंटी छूने की अनुमति है। सामाजिकरण के अभिकरणों में विरोधाभास जो कि अगले पृष्ठ की पठन सामग्री में दिया गया है। उदाहरण के लिए वह शुक्रगुजार थी कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा। क्या आप कोई ऐसा अन्य वाक्य ढूंढ सकते हैं जो इसे दर्शाता हो? लिंगीकरण में क्या था? बालों में कंघी करना, रक्षा के लिए किसी के साथ जाना, फुटबॉल न खेलना, सजा, चुप्पी साधना, पापड़म। केरल में पापड़ को पापड़म कहते हैं कि संदेह भरी अनुपस्थिति।
अब ये क्या बता रहा है, जैसे कुछ कहानी बता रहा है कि आज शाम मंदिर जाने के लिए वह असामान्य रूप से उत्सुक थी। दोपहर के भोजन पर जब उसने मंदिर के सामने जाकर घंटी बजाने का अपना निर्णय सुनाया तो उसके तथा बड़ों के बीच तर्क हो गया। उसने उत्तेजित होकर कहा, यदि थंगम घंटी बजा सकती है तो मैं भी बजा सकती हूँ। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में इसका विरोध किया। थंगम मंदिर की पुजारी की बेटी है, उसको घंटी छूने की अनुमति है। उसने गुस्से में उत्तर दिया कि थंगम हर रोज़ दोपहर में लुका छिपी का खेल खेलने आती है तथा किसी से भी अलग ढंग से व्यवहार नहीं करती। इसके अतिरिक्त उन्हें भड़काने के लिए उसने जानबूझकर कहा, हम भगवान की नज़रों में समान हैं। उसे पूरा विश्वास नहीं था कि उन्होंने इस उक्ति को सुना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही खींचकर मुंह फेर लिया था। परंतु दोपहर के भोजन के बाद उसने उन्हें कहते हुए पाया कि वह गलत अंग्रेजी स्कूल में जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सुन लिया था। उसे विश्वास था कि उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। बड़े व्यक्तियों के साथ यही समस्या है, वे सदैव मान कर चलते थे उसके बड़े होने पर जब वे उसे बताएंगे तो वह हर बात समझ जाएगी। वह उनकी बुद्धिमत्ता तथा सत्ता को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार कर लेगी और उसके विरुद्ध जाने की बात सपने में भी नहीं सोचेगी। अच्छा, इस बार वह उन्हें दिखा देगी। घर पर पुनः उसको बाल संवारने की तकलीफ देह स्थिति से गुजरना पड़ा। उसकी दादी ने उसके बालों में एक जार भरकर तेल डाला, प्रत्येक चमकती लठ को सीधा होने तक अलग अलग किया और इसे जोर से खींचकर उसके सर के ऊपर बांध दिया। वह शुक्रगुजार थे कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा। वे यह क्यों नहीं समझते कि उसकी रक्षा के लिए किसी के साथ जाने की वह कितना उपहासजनक महसूस करती थी। उसने अपनी माता को बार बार याद दिलाया कि जब वे कस्बों में रहते थे तो वह रोज़ स्कूल अकेली जाती थी। उसने देखा कि कृष्ण मंदिर के बगल में बने प्रांगण में फुटबॉल का खेल पहले ही प्रारंभ हो चुका था। वह खिलाड़ियों को देखकर आनंदित होती थी। विशेषतः उसकी रुचि खेल की सक्रियता में थी तथा कर्कश आवाज़ में की गई टिप्पणियों में भी, जिनसे केलू नैयर बहुत चिढ़ता था। वह जल्दी से भीड़ भाड़ वाले मंदिर पर आई। उससे पहले कि वह अपने निर्णय पर पश्चाताप करे या वापस जाए, उसने तेजी से स्त्रियों के झुंड को पार किया जो फिसलन भरी सीढ़ियों पर लगभग लड़खड़ा रहा था। बड़ी सी घंटी को देखकर वो उत्साह से भर गई। वह केलू नैयर की क्रोध भरी धमकियों को पहचान सकती थी, परंतु वह वहां गई, घंटी को एक आवाज़ करती टन टन से बजाता तथा केलू नैयर यह महसूस करने से पहले कि क्या हो रहा है, वह सीढ़ियों से नीचे आ गई। जब केलू नायर ने उसे खींचकर मंदिर से बाहर किया तो उसने धीरे धीरे क्रोधित चेहरों और मंद होती फुसफुसाहटों को सुना। वह अत्यधिक अपमानित महसूस कर रही थी। उनका मौन उनकी आवाज़ से ज़्यादा अर्थपूर्ण था। ठीक इसी तरह से रात्रि भोजन पर उसके प्रिय पापड़म की अनुपस्थिति। तो ये दोस्तों एक तरीके से कहानी बताया था। इसमें यह समझा रहा था कि किस प्रकार समाज में लड़कियों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध नियम हैं जो प्रतिबंध करते हैं बहुत सारे काम को करने में। जिस प्रकार लड़कियों का अकेले नहीं जाना चाहिए, उनको खेलना नहीं चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए, उनको हमेशा अपने बाल बांध के रहने चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जो कि पुरानी प्रथाओं को दर्शाता है। आज भी ये हमारे नियम हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक में बहुत ही निपुण हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपना जगह बना लिया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी बच्चे, सभी लड़के लड़कियाँ एक समान है, सबको अपना अधिकार है जीवन जीने का अपने तरीके से। फिर उसी में ये भी दिखाया कि पंडित की लड़की ही सिर्फ घंटी बजा सकती है और कोई नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई को अधिकार है, अपना समानता का अधिकार सभी को दिया गया, तो सभी लोग सभी जगह सभी उचित समान व्यवहार कर सकता है। तो इसके बारे में एक कहानी बताया गया था जिसे लिखा था साभार बेल गीता कृष्णकुट्टी। अब शब्दावली में कुछ है सांस्कृतिक विकासवाद, स्टेट व्यवस्था, बृहत परंपरा, लघु परंपरा, स्वयं की छवि, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक और उपसंस्कृति। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 भी क्लियर हो गया सोशियोलॉजी का। क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 4 था। हम लोग जल्दी चैप्टर नंबर 5 को भी कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 का सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग उसके 2 दिन बाद क्लास 12th का सोशियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पीछे के, तो आप प्लीज़ उसे भी वॉच कर लीजिए एक बार, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। और आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी के सोशियोलॉजी को अच्छे से एकदम गहन अध्ययन कीजिए। मैंने एक सरसरी निगाह से आपको पढ़ा दिया है, जहाँ जहाँ समझाने लायक बातें थी वहाँ समझा दिया है थोड़ा बहुत। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग किस प्रकार इसे अच्छे से पढ़ते हो, किस प्रकार अलग वे में लेकर कहीं ना कहीं बातों से, टॉपिक से लिंक करके पढ़ते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ सकें। जो बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जो गांव में रहते हैं, जिनके पास बुक नहीं है लेने के लिए, दुकानें नहीं हैं वहाँ पर, तो आप लोग उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ, वो लोग भी आगे पढ़ें। आखिर हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश ही आगे बढ़ेगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।